नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयभान सिंह यादव में और मैं हूं उदयभान सिंह यादव। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो कक्षा 10 क्षितिज पाठ्य पुस्तक की जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी, उसके 4 चैप्टर मैंने पद्य भाग के आपको पढ़ाए। उसके बाद आज हम एक गद्य भाग का चैप्टर लेंगे। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है, जो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी या उनका नाटक कहें, जिनसे उनको बहुत एक अच्छी छवि मिली थी, भारत की दुर्दशा या भारत दुर्दशा। उसके बारे में हम यहाँ उसका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं उनके जीवन परिचय के बारे में आपसे बात करूं तो यहाँ भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। अब इसके जन्म और मृत्यु का जो ये है, तो अपन देखें तो लगभग वो 35 वर्ष का उनका जीवन काल रहा। उन 35 वर्षों में उन्होंने एक हिंदी गद्य प्रवर्तक के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी उन्होंने। अब जीवन परिचय की चर्चा हम करें यहाँ, तो भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। तो सबसे पहला यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप बनता है, आप नोट कर लें। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जन्म किस शहर में हुआ? तो यहाँ एक उसका सीधा सटीक उत्तर है काशी। क्योंकि अपने को ये कोरोना काल की वजह से सिलेबस को कम कर दिया गया, उसमें छोटे प्रश्नों का भी समावेश हो गया। अब छोटे प्रश्नों के समावेश हेतु अब जो गाइड वगैरह हैं पहले की, वो उनमें छोटे प्रश्नों का ऐसा समावेश नहीं है। तो मैं यहाँ से पाठ के बीच से भी नोट कराता चलूँगा, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी मैं डालता रहता हूँ धीरे धीरे, तो आप वहाँ से भी इसको नोट डाउन कर लिया करो। और उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देह अवसान हो गया। यहाँ एक संधि है, देह अवसान, दीर्घ संधि है। बाल्यकाल, बचपन में ही उनके पिता का देह अवसान हो गया। अब मैं यहाँ बता दूँ कि जब वो 5 वर्ष के थे, कब 5 वर्ष के थे, जब उनकी माताजी का देहांत हो गया था। अब जब वो 10 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उन्होंने अपने एक छोटे से जीवन काल में लगभग 10 वर्ष की आयु में ही अपने माता पिता को खो दिया था। और वे एक प्रतिष्ठित धनी परिवार से नाता रखते थे। वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे। यह भी संधि है, दीर्घ संधि, उत्तर धनाधिकार। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरीशचंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कुशाग्र, जो उनकी बुद्धि थी कितनी तेज थी, या तो ये माने जो कुश होता है लोहे की एक जो फाल या हल, उसके अग्रभाग की पैनी जो पैना होता है, उस तरीके से उनकी बुद्धि भी बहुत पैनी और तेज थी। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। वो एक अल्प आयु में ही इन्होंने एक बहुत अच्छी छाप हिंदी गद्य रचना में उन्होंने छोड़ी। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। बात साफ है। यहाँ भी आप यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चनों का समावेश कर सकते हैं। भारतेंदु को वर्तमान में हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है।
उन्होंने ग्रंथ की रचना कितने वर्ष की उम्र में प्रारंभ कर दी थी? उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी? उनका देह अवसान या स्वर्गवास कब हुआ? ये ऐसे छोटे प्रश्न हैं, आप उनको नोट डाउन करते चलें। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित शुद्ध करना, उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत, अधिक मात्रा में उनका प्रयोग, लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य, नयापन या लयात्मक एक रचनात्मक सुधार था। और उनकी स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए। कटाक्ष, तीखे बाण की तरह व्यंग्य किया, आलोचनाएं की और एक मजाक के रूप में उनका ऐसा रूप प्रस्तुत किया जिससे वो बात पाठक के जहन में समा जाए। भारत देश में वो गद्य प्रवर्तक के रूप में एक बहुत अच्छे कवि हुए। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। अब यहाँ आप जो उनका नाम पढ़ रहे थे भारतेंदु हरीशचंद्र जी, तो इनका मूल नाम था हरीशचंद्र जी और इनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु की। तो ये प्रश्न भी यहाँ बन सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं। भारतेंदु को हरीशचंद्र जी को किस उपाधि से सुशोभित किया गया था? भारतेंदु। इन्होंने कवि वचन सुधा हरीशचंद्र मैगजीन का संपादन किया। पत्रिकाएं थी छोटी छोटी। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, भारतेंदु जी ने कुल मिलाकर कितने ग्रंथ लिखे? 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं उनके द्वारा लिखे। जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें वैदिकी हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नाटिका, भारत दुर्दशा। अपना जो ये गद्य भाग है, जो इसकी पहला जो चैप्टर है इस गद्य का, ये यहीं से लिया गया है, भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित उत्साहित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय, पढ़ने लायक विषय है। अब हम यहाँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो मैं इससे पहले आपको कुछ बता दूँ कि जिनके परिचय के रूप में जब अपन जीवन परिचय लिखते हैं, कवि का हो या कवि परिचय हो चाहे लेखक परिचय हो, तो उसमें उसके थोड़े से रचनाओं का वर्णन कर दें तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालता है। वो एक परीक्षक के ऊपर कॉपी जांचने के लिए। तो इसमें मैं कुछ काव्य हैं उनके, मैं उनके नाम लिख के बता दूं। उनमें है, उनका सबसे पहला काव्य है प्रेम माधुरी। ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर। एक दो दिन में तो शायद अपने को बोर्ड की व्यवस्था हो जाए तो अपन लाइव क्लास ही पढ़ाएंगे। ये समस्या है, इसमें पढ़ाने में भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता और आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। और लाइव में तो आप खुद प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं भी उनका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। प्रेम वर्षण, प्रेम मलिका,
प्रेम प्रलाप और दान लीला। तो विद्यार्थियों, आप इनमें सारी याद नहीं रहती तो दो चार तो आप याद कर सकते हैं। जैसे आप लेखक परिचय लिखें, काव्य परिचय लिखें, तो उसमें आपको ये याद रहे, तो ये इसी पाठ में नहीं सभी पाठों में मैं लिखवाता हूँ अलग से एक्स्ट्रा भी दो चार, तो जैसे याद रह जाएं। और जो आपकी किताब में दे रखे उनको तो आपको कंठस्थ करना ही है, बाकी और एक दो नाम लिखा देता हूँ जैसे याद रह जाएं। प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम अश्रु वर्षण और दान लीला, ये इनके काव्य हैं। अब इनके नाटक हैं, उनके बारे में आप देख लें एक बार, फिर उसके बाद अपन श्री चंद्रावली, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र जी और ये भारत दुर्दशा, ये इनके कुछ नाटक थे। और उपन्यास में देखें तो चंद्र प्रभा और पूर्ण प्रकाश, इनके दो उपन्यास भी हैं यहाँ। चंद्र प्रभा मैं आपको यहाँ लिख के बता दूँ, चंद्र प्रभा और पूर्ण प्रकाश, ये दो इनके उपन्यास हैं। आप इनको देखते रहें। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एक अद्भुत अपूर्व सपन जो है भारतीय दुर्दशा के रूप में यहाँ उन्होंने लिया। अब मैं यहाँ इसका आपको अध्ययन कराऊंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। एक अद्भुत अपूर्व सपन जो इनकी रचना है, इसके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। आज रात्रि को पर्यंक होता है पलंग, क्या होता है यहाँ पलंग, खाट, चारपाई, यहाँ जो ये शब्द है। अचानक आंख लग गई सोते मैं सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति में नहीं, उपाय, या युक्ति का अर्थ है उपाय निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चंचल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी है, मतलब कहा भी गया है, श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास पर उस ईश्वर का ध्यान करो, स्मरण करो और व्यर्थ में ही श्वास लेकर या इस जीवन को मत खो। न जाने या श्वास को आवन हो न, ये सांस दोबारा आपके आए या नहीं आए। तो आप ये एक धारणा बना लो कि सांस सांस में हरि का भजन करो, हरि का नाम लो, हरि का उस भगवान का ईश्वर का स्मरण करो। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा। ये जो समय है वो सागर के समान बहुत बड़ा है, पर वो संसार भी उसी में मगन हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, शशि चंद्रमा, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, कुछ समय बाद काल में नहीं समय। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे वा, मतलब वाकर्थ या न रहें, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। इस प्रकार इनका कोई जीवन नहीं है। अगर जब तवा गर्म होता है तो उसके पानी के बूंद डालते हैं तो तवे पर ठहरती नहीं है, क्षण भर में ही वो भाप बनकर नष्ट हो जाती हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय, यहाँ एक संधि है, दीर्घ संधि,
देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा, मुंह मोड़कर भी नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग त्याग दिया करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी, कीटक काट कर आदि से अधिक निकल जाएंगे। यहाँ एक शब्द आया, कीड़े आदि से अधिक निकल जाएंगे, टुकड़े कर करके निकल जाएंगे। किताब लिख देंगे तो बाद में जो जैसे किताबें रखी होती है दिमक खा जाती है उनको, क्योंकि बनाने की देर न होगी। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। यश वाहवाही तो मिलेगी नहीं, कीर्ति नहीं मिलेगी, और अपयश बदनामी ही मिलेगी। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया, शिव के समान। शंभू यहाँ तक कि 61 वाह कर तो यहाँ से या अथवा 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। एक छोटा सा विचार एक उनके मित्र के से मिल गया। स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, निश्चय किया। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी मोहरें निकली। उस समय की जो मुद्रा थी वो आप जानते हैं, इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान उसका हल उपाय अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर किनारे मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपये और खर्च पड़ते। ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते, मोहर जो पैसों की मोहर थी उनमें चिनवा लेते तो भी 10-5 रेल रुपए और चाहते। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें वह हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, याद नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 सुन अकेले पानी में पड़े थे। 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदरा गुफाओं में खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। 0.5। इस पाठशाले में अनगिनत जिनकी गिनती नहीं, उसके अध्यापक नियुक्त किए, परंतु मुख्य केवल ये हैं: पंडित मुगदमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्रणांत तक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैद्यक शास्त्र, लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्म विद्या। इन पूर्व में बोले गए पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्या शील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। अब ये विद्यार्थियों ये जो नाम हैं शिक्षकों के या उनके जो अध्यापक हैं उनके नाम आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आगे भी आएगा और हर बार परीक्षाओं में आता भी रहता है।
तो मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। जिसने विद्याशील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है, हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। जो हमारा स्वमन है वो स्वार्थ के प्रति कितना आसक्त है, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी, उस ईश्वर को ही अंगीकार था, स्वीकार था। हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। झूठी कल्पना, एक काल्पनिक या परंतु ईश्वर के अनुग्रह कृपा से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का द्रव्य में धन या धन लिया है, सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त शामिल हुए या इसमें आप लगे। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था, कौन सा जीव था, ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता आपके बिना। यह तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, कुछ में कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, और जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के ढहे अंकुर फिर हरे किए, जो सूख गए थे उनको हरा कर दिया। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएँ अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो शकल पूर्ण कामधेनु थे, जो देवताओं की इच्छा पूर्ण करने वाली गाय, यह पाठशाला है वैसी। अचरज नहीं कि आश्चर्य नहीं है आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला का कलयुग में बनना मुश्किल है। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला प्रारंभ में, जो सतयुग का जब प्रारंभ हुआ था, जब उन्हें इंद्र ने अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी कि यही पंडित राज मृग्याशील श्वान के मुख में शिकार के लिए प्रयास कर रहा है। जब कुत्ता के मुख में शशि के धोखे बद्री का आश्रम की एक कंदरा गुफा में पड़े थे, जिस प्रकार जो शिकार के लिए जो कुत्ता प्रयास करता है, शशि चंद्रमा की वो चमक को देखता है या इधर उधर उसके प्रकाश को देखता है, जैसे वो अनायासी उसको मिल जाए। तो इसी प्रकार बद्री का आश्रम की एक गुफा में पड़े थे। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, उसको भी लज्जा आती है। इसमें ये व्यंग के रूप में कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है कि इनके परिश्रम से मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। ये ऐसा ज्ञान देंगे कि वो खुद ही मूर्ख हो जाएंगे। आगे हम इसमें देखते हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्कर के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तलहटी में हरित दूब पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगाल के संग दिन गांठने पड़े। श्वान कुत्ते, श्रृंगाल गिद्दड़। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। अगर एक कार्तिक के मास में भी अगर शांत रह जाएंगे तो जब सभी जो पुण्य के हैं उन पर पानी फेर देंगे। ऐसे पाखंडी हैं ये। इनसे भिन्न
पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण हैं तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा पड़ी और न पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। ये व्यंग्य के रूप में कह रहे हैं, कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विथा दुख लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए, नए तारे भी ढूंढ ले, इतने उद्दंड पंडित हैं। कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्र मक्राल्य प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए। इनको और तो कुछ नहीं लगता, पर ये तारे तो नए नए खोज लाए। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, मतलब जीवन से ही इन्होंने ब्रह्मचारी नियमों का पालन किया। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। जो इन्होंने नीति शास्त्र के बारे में बताया, तो जो इन्होंने नाम लिए इनके शिष्यों के, ये भी नीति में पुण्य या परिपूर्ण आदमी थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेज दें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, वेतन सैलरी पेमेंट देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। अगर देने की व्यवस्था होगी तो 10-5 साल बाद देखेंगे। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान बांध देंगे, नहीं ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधित द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें, मतलब उसका हिस्सा बांट देंगे और इनके जो भोजन आदि का खर्च है उनका मासिक बांध देंगे। इस तरीके की ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ये जो भारत की दुर्दशा के संबंध में जो उनका कटाक्ष वर्णन था, भारत की कैसी दुर्दशा है, तो इस तरीके से इन्होंने ये व्यंग्य के रूप में ये प्रस्तुत किया। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कठिन शब्दों की तरफ। क्रीटक एक पहले शब्द आया था, उसमें किसी ने शायद कमेंट भी किया था, पता नहीं उसकी नेटवर्क का इशू था या उसमें कोई आवाज़ की मिस्टेक हो गई थी। तो उसमें क्रीटक का ये अर्थ बता देता हूँ मैं, आलोचना करने वाला। कोटि होता है करोड़ों, क्रीटक होता है आलोचक, और कटी होता है कमर। पर्यंक में होते पलंग, और पर्यंत तक। कोटि करोड़ मृग्याशील शिकाररत, मृग्याशील स्वान आया था वहाँ। तराई तलहटी श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल नहीं होता, श्रृंगाल शियार। दुर्वा दूब या घास, कंदरा होता है गुफा। कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय। तो विद्यार्थियों, आपके सामने ये मैंने कुछ कठिन शब्दार्थ बताए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है, ये प्रश्न उत्तर भी हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान काशी, पटना, जयपुर, जबलपुर। तो पहला ही ऑप्शन इसमें काशी आएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद भी रखनी है। काशी। पर्यंक का शब्द अर्थ होता है पलंग, कुर्सी, पाठशाला, देवालय। पर्यंक में नहीं होता है पलंग। लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? लेखक के मन में प्रथम विचार क्या आया? अब मैं देखो आपको एक एक जो प्रश्न है उन कहाँ से आए, मैं इनके बारे में आपको बता दूं।
क्योंकि सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ आया था। क्या आप इनके सब उत्तरों को आप धीरे धीरे देखेंगे अब यहाँ से आप देख ले कि मैं आपको एक एक बताऊंगा। अब उनके दिमाग में कौन सा आया कौन सा नहीं आया, कि वो ये चाहते थे कि आप प्रथम यह विचार आया, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं। आप इसको यहाँ से देख ले, मैं एक बार देवालय बनाकर छोड़ दूं। अब इस विचार को त्याग देते हैं। कि अंग्रेजी शिक्षा आएगी फिर उसमें कौन उसको मुंह फेर कर देखेगा। अब वो उनके दूसरा विचार है। अब वो दूसरा विचार क्या है, वो इसकी पाठशाला का निर्माण करना है। अब अगला जो प्रश्न है वो मैं आपको दिखा दूं। मैं आपको इसलिए बता रहा नहीं तो क्योंकि ये उत्तर तो मैं आपको रटे रटाए होते हैं, सब पासबुक में वगैरह में दे रखे हैं, गाइड में दे रखे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको एक बार जो बुक है उसको आप अपने सामने रखें और 3 से 4 बार उसको रीड करें। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको वहाँ मिल सकते हैं। उद्दंड पंडित कहाँ से बुलाए, हिमालय से बुलाए। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम क्या था, जो ये पंडित हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। यहाँ जो कुशल पंडित है ज्योतिष के बारे में, ज्योतिषाभरण। अब ये जितने भी पंडित दे रखे हैं, ज्योतिषाभरण, लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण, आप यहाँ से देख सकते हैं। कहाँ से बुलवाए गए थे, हिमालयों की कंदराओं से। आप मैं देखो यहाँ भी दिखा देता हूँ, मैंने पहले उत्तर उसका बताया था, हिमालय की कंदराओं से बुलाए। और फिर उन्होंने जो लुप्तलोचन है वो ज्योतिषाभरण का, ज्योतिष का पंडित है। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को देखें और फिर भी कोई समझ में नहीं आए प्रश्न तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं इस पार्ट के छोटे जो प्रश्न हैं 10 से 15 प्रश्न हैं, मैं उनको आज ही व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। उनके प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊँ, आंसर नहीं बताऊँगा, आप आंसर आप दें, फिर उसमें आप मैं अगले दिन उसके आंसर जो तालिका है आंसर शीट वो डाल दूँगा। तो तब तक आप इस पार्ट को रीड करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो व्याकरण के टॉपिक्स हैं उनको हम जल्दी 1-2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही लॉकडाउन की व्यवस्था से। घर बोर्ड लगवाया है, उसके बाद हम तैयारी करेंगे आपके सामने। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट। थैंक्स।